नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर अनुच्छेद 356 के बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम अनुच्छेद 356 के बारे में फुल जानकारी देंगे, जो राष्ट्रपति शासन के बारे में बताते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो तभी आपको समझ आएगी जब आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। यदि वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको 356 अनुच्छेद जो आर्टिकल है वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसको आपके दिमाग में भी चल जाएगा और अच्छा से समझ जाएंगे, जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखने का प्रयास करते हैं किसका, तो अनुच्छेद 356 का, जिसमें राष्ट्रपति शासन का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 को भारतीय संघीय संरचना के सबसे विवादास्पद और चर्चित प्रावधानों में गिना जाता है। इसका मूल उद्देश्य तब उपयोग करना है जब किसी राज्य की संवैधानिक मशीनरी असफल और सरकार संविधान के अनुरूप काम करने में विफल हो जाए। हम इस होता है कि एक बार फिर पढ़ देते दोस्तों कि यह राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया जाता है, या किसी भी राज्य में लागू किया जाता है जब वहाँ के जो मुख्यमंत्री होता है वो मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में काम करना बंद कर देता है और वहाँ से उसको कुछ दिन के लिए हटा दिया जाता है। तब जब मुख्यमंत्री नहीं रहता है तब वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राष्ट्रपति अपने हिसाब से वहाँ पे काम करवाता है। अनुच्छेद 356 का इतिहास, इसके प्रयोग और दुरुपयोग, न्यायिक व्याख्या और लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रभाव, ये सभी पहलुओं हम भारतीय संघवाद की गहराइयों को समझने में सहायक है। व्याख्या यानी अनुच्छेद 356 कहता है कि हो सकता है। यानी क्या होता है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति देखता है कि भारत के किसी भी राज्य में कि वहाँ के जो राज्य सरकार है वो अपने संविधान के अनुसार अपने राज्य में शासन या काम नहीं कर रहा है, तो क्या कर सूचना या रिपोर्ट के जरिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। प्रमुख किया जा सकता है। अधीन आ जाता है। संसद उस राज्य के लिए कानून भी बना सकती है। अब हम जानते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी संविधान सभा में अनुच्छेद 356 जो तत्कालीन अनुच्छेद 278 को लेकर गहन बहस हुई थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्वयं इस अनुच्छेद को मातृपत्र यानी डेड लेटर बताया था और कहा था कि इसका उपयोग केवल असाधारण स्थितियों में होना चाहिए, परंतु स्वतंत्र भारत के इतिहास ने इस कथन को गलत साबित कर दिया। अनुच्छेद 356 का 100 से अधिक बार प्रयोग हो चुका है। यानी क्या हुआ कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह अनुच्छेद जब लागू किया था तो उसको डेड लेटर घोषित कर दिया था, बोला था कि इसका उपयोग कहीं कहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या हुआ कि इतिहास बदल दिया गया, क्योंकि यह कहीं कहीं यूज़ नहीं हुआ। यह लगभग 356 जो अनुच्छेद है यह लगभग 100 बार प्रयोग हो चुका था, हो चुका है। ठीक है। अब अनुच्छेद 356 के प्रमुख प्रभाव क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव क्या है कि राज्यों को स्वायत्तता पर प्रभाव। जब किसी राज्य में चुनी हुई सरकार को भंग कर केंद्र उसका नियंत्रण ले लेता है तो राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता बाधित होती है। इसे क्या होता है कि इतिहास गवाह है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने कई बार राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को सरकार गिराने के लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग करता है। यानी क्या होता है कि कोई भी अगर अगला पार्टी सरकार को गिराना चाहता है तो वो 356 का उपयोग करता है, जिससे क्या होता है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उसके बाद फिर से चुनाव हो जाती है। आगे आता है जब निर्वाचित सरकारों को जब
सरकारों को बार बार हटाया जाता है तो राज्य की राजनीतिक में अनिश्चितता और अस्थिरता फैलती है, जिससे शासन प्रणाली कमज़ोर पड़ती है। एकदम पड़ सकता है। जब बार बार किसी सरकार को हटा देंगे किसी राज्य से, तो वहाँ का क्या होता है कि शासन प्रणाली कमज़ोर पड़ जाती है। जब जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को संवैधानिक कारणों के बिना हटा दिया जाता है तो यह लोकतंत्र की मूल भावना पर विपरीत प्रभाव होता है। मतलब क्या कहा जाता है कि जब जनता द्वारा किसी भी सरकार को चुना जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटा दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो क्या होता है कि लोकतंत्र में एक समझ लो मतलब चोट पहुँच जाता है, क्योंकि लोग लोकतंत्र के माध्यम से अपने माध्यम से किसी भी सरकार को बनाता है और राष्ट्रपति शासन लागू, जब राष्ट्रपति खुद शासन लागू कर देता है, उसके सरकार को भंग कर देता है, तो यह लोगों को चोट पहुंचती है। अगला है प्रशासनिक प्रभाव। प्रशासनिक प्रभाव में क्या क्या आता है, तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का पूरा प्रशासनिक के तंत्र केंद्र सरकार के अधीन आ जाता है। इससे क्या होता है, स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी हो जाती है। हम मानते हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में अगर हमारा राष्ट्र मुख्यमंत्री है तो क्या होता है कि उस हमारे राज्य में हमारे सरकार है, तो वो क्या करता है कि वो अपने स्टेट पर ज़्यादा ध्यान देता है। लेकिन अगर वो सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो छोटे मोटे चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे भारत पर ध्यान देता है, सिर्फ एक स्टेट पे थोड़ी ना देगा, तो वो अनदेखी कर देता है। दूसरा क्या होता है कि केंद्र द्वारा नियुक्त अधिकारी जनता को सीधे तौर पर जवाबदेह नहीं होते, जिससे जवाबदेही की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। तीसरा क्या है, राजनीतिक स्थिरता और नेतृत्व की कमी से राज्य का विकास योजनाओं में देरी हो जाती है, और जिसके कारण क्या होता है कि किसी भी योजना का लाभ धीरे धीरे मतलब बहुत तेजी से नहीं चालू हो सकता या बाधित हो जाती है। चौथा है प्रशासन में नियंत्रणता की कमी और राजनीतिक निर्णयों में विलंब से सरकारी सेवाओं पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पड़ता है। अब आता है संवैधानिक प्रभाव। संवैधानिक प्रभाव में क्या होता है कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संघवाद केंद्र प्रधान है, न कि सहकारी। दूसरा आता है कि कई बार राज्यपाल की भूमिका पर संदेह हुआ जब उन्होंने केंद्र के इशारे पर पक्षतापूर्ण रिपोर्ट भी भेजी थी। तीसरा है कि चुनी हुई सरकार को हटाने की प्रक्रिया यदि राजनीतिक कारणों पर आधारित हो तो यह संविधान की मूल